ठीक है, उसके आगे हमें जाना नहीं है। हाँ जी, जो ये जो पीडीएफ मैंने भेजा था, पीडीएफ के पेज नंबर 56 पर आ जाइए, पेज नंबर 56 पर। और पेज नंबर 56 पर हमने क्रोमोसोम्स जो है, पेज नंबर 56, 56, हेरिडिटी, हेरिडिटी टॉपिक बता रहा हूँ, टॉपिक है ये जीन्स वाला। क्रोमोसोम्स हमने कल पढ़ा था, उसके बाद देखेंगे कि जीन्स कितनी तरीके के होते हैं। तो क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम डीएनए के बने हुए होते हैं, और डीएनए में जीन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जीन्स डीएनए के अंदर होते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम कैसे होते हैं, जैसे धागा होता है, क्रोमोसोम किससे बना हुआ होता है, डीएनए से बना हुआ होता है, और डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। तो सोचिए कि जीन्स कितने छोटे होते होंगे, जिसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके नेचर से रिलेटेड, आपके बालों का रंग, आपकी आंखों का रंग, स्किन का रंग, आपकी आदतें, आपकी हाइट कितनी होगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, वो सारी चीज़ उसमें स्टोर्ड है। तो अब जरा देखिएगा, जीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो फर्स्ट है डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन, द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म even in the presence of an alternative gene is called even in the presence of an alternative gene is called recessive gene। ठीक है, अच्छा, ये गलत लिखा हुआ है एक्चुअली। द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव जीन इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन। इसको डोमिनेंट जीन बोलते हैं। जो ऑल्टरनेटिव जीन होता है ना, वो रिसेसिव जीन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई दिखाई देता है लंबा, अगर कोई लंबा दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये है लंबे का उल्टा क्या होगा, लंबे का उल्टा होगा छोटा। ठीक है, लंबे का उल्टा होगा छोटा। तो अगर कोई लंबा दिखाई देता है तो हाँ हाँ, अपोजिट ही को तो उल्टा बोलते हैं। हाँ, क्या हुआ, गलत बोल रहा हूँ क्या? मैं कह रहा हूँ कि अगर हम किसी भी करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, तो जो लंबा एक करेक्टरिस्टिक है लंबा होना, यानी कि टॉलनेस, तो टॉलनेस का जो उल्टा या अपोजिट जो है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ड्वार्फनेस या शॉर्टनेस। हाँ, वो बता रहा हूँ, ये गलत लिखी हुई है। हाँ, ऑल्टरनेटिव जीन जो मौजूद होता है ना बॉडी में, वो रिसेसिव जीन है। जो ऑल्टरनेटिव जीन होता है उसी को रिसेसिव जीन बोलते हैं। यहाँ पर पता है क्या लिखा हुआ है, सुनिए, ये है द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव जीन विच इज रिसेसिव जीन इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन। तो ये पूरा लिखा नहीं है सेंटेंस। ठीक है, तो अब देखिएगा, इसमें ये है कि अगर मान लीजिए कोई लंबा दिखाई देता है, यानी कि अगर कोई टॉल दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी के अंदर सिर्फ टॉलनेस वाले जीन नहीं होंगे, उसकी बॉडी के अंदर शॉर्टनेस वाले जीन भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, वो अल्टरनेटिव होगा। ये डेफिनेशन उतनी सही लिखी हुई नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, इसमें ये कमी है कि ये डेफिनेशन पूरी ये है, द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव जीन विच इज कॉल्ड रिसेसिव जीन इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन। वो जो ऑल्टरनेटिव जीन है दैट इज रिसेसिव जीन, उस ऑल्टरनेटिव जीन की प्रेजेंस में जो अपनी प्रेजेंस दिखाए उसको बोलते हैं डोमिनेंट जीन। ठीक है, तो अच्छा, जो जीन्स है ना, जीन्स क्योंकि हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई एक जीन हम हटा देते हैं, तो दूसरा जीन जो है वो सिंगल कभी भी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। जैसे आप लोगों ने मैग्नेटिज्म में देखा था ना, कि मैग्नेट में कभी भी सिर्फ अकेला नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, साथ में दूसरा पोल चाहिए ही चाहिए। तो जीन कभी भी एग्जिस्ट अकेला नहीं करेगा, पेयर में एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए, डोमिनेंट जीन इज रिप्रेजेंटेड बाई अ कैपिटल लेटर एंड द कोरेस्पॉन्डिंग रिसेसिव जीन इज रिप्रेजेंटेड बाई अ फिर वही
डोमिनेंट जीन इज रिप्रेजेंटेड बाई अ कैपिटल लेटर एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग रिसेसिव जीन इज रिप्रेजेंटेड बाई द कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग रिसेसिव जीन बाद में ये गलत लिख दिया है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर। अब बात करते हैं जीनोटाइप की। जीनोटाइप क्या होता है? देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। तो जीनोटाइप में क्या है? इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जीन्स जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर जो जीन्स हैं वो किस तरह से पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, उसको कहते हैं हम जीनोटाइप। अब यहाँ पर है जीनोटाइप इज ऑलवेज अ पेयर ऑफ लेटर्स सच एज पेयर ऑफ लेटर्स। तो जैसे हम जीनोटाइप की बात कर रहे हैं, सब बहुत कुछ अर्थ का अनर्थ बना रखा है यहाँ पर, सच एज का सच दैट कर रखा है। अभी आगे देखना फिनोटाइप का क्या लिखा हुआ है, पेनोटाइप, ये कुछ भी कर रखा है। तो देखिएगा जैसे हमने कहा कि कैपिटल टी इज फॉर टॉलनेस, कैपिटल टी इज फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी इज फॉर ड्वार्फनेस। कैपिटल टी इज फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी इज फॉर ड्वार्फनेस, ठीक। तो कैपिटल टी तो हो गया लंबाई के लिए और स्मॉल टी हो गया छोटाई के लिए। तो ये जो दोनों ही जीन्स हैं ये एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, ज़रूरी है क्या एक साथ एग्जिस्ट करना? तो हम ये कहेंगे नहीं, ज़रूरी नहीं है। जीन्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल टी यानी कि बॉडी के अंदर दोनों ही जीन्स टॉलनेस वाले ही हो, ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है। वो क्या होता है कि जैसे ये वाला डोमिनेंट जीन है ना, तो जो दूसरा वाला है वो भी अगर डोमिनेटिंग जीन है तो फिर दोनों को बोला जाएगा को डोमिनेंट जीन्स। को डोमिनेंट जीन्स मतलब कि जो डोमिनेटिंग जीन होगा वो डोमिनेंट जीन जो है वो डोमिनेंट जीन हमेशा ये कहेगा कि भाई जो मैं कह रहा हूँ ना मेरे हिसाब से चलो, ठीक है। रिसेसिव जीन कहेगा कि अच्छा ठीक है मैं सपोर्ट करने के लिए बस बैठा हूँ बराबर में, तो वो सपोर्ट करने के लिए बराबर में बैठा है। डोमिनेंट जीन ही अपनी जो जो चीज मतलब जो भी अपीयरेंस है, अपीयरेंस डोमिनेंट जीन के हिसाब से रहेगी। तो डोमिनेंट जीन ही वो डोमिनेट करता है, इसीलिए नाम उसका डोमिनेटिंग जीन है। तो अगर दोनों ही डोमिनेटिंग वाले हो गए तो कहा जाएगा को डोमिनेंट जीन। एक कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया, तो मतलब क्या है कि टॉलनेस का भी जीन बॉडी के अंदर है, शॉर्टनेस का भी जीन बॉडी के अंदर है। तो लेकिन वो जो इंसान है वो दिखाई कैसा देगा? वो दिखाई देगा लंबा, क्योंकि डोमिनेटिंग जीन कैपिटल टी वाला है। जो भी डोमिनेंट जीन है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा जाता है। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि स्मॉल टी यानी कि दोनों ही रिसेसिव जीन हो, दोनों ही रिसेसिव जीन हो, तो फिर उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं रहेगा। अगर किसी की बॉडी के अंदर दोनों ही शॉर्टनेस वाले जीन यानी कि दोनों ही रिसेसिव जीन आ गए तो फिर वो इंसान, उसकी हाइट बढ़ेगी ही नहीं, वो छोटा का छोटा ही रह जाएगा। अब देखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। इसको फिनोटाइप बोलते हैं। एच लगाना भूल गया नीचे, ठीक है, पी के बाद में एच लगाना भूल गया, तो वो फिनोटाइप है। तो जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप है कि आपका जीन्स का कॉम्बिनेशन किस तरीके का है, और फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप क्या है कि आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, आप दिख कैसे रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हाँ हाँ, ये डिस्क्रिप्शन ही है, कैपिटल टी ये डिस्क्रिप्शन ही है। वो डिस्क्रिप्शन का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ लंबी चौड़ी कहानी लिखी हुई होगी, इसी से समझ जाइए कि डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं प्रोजनी की। तो जैसे हम ये कहते हैं ना कि ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है? नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन को बायोलॉजिकल टर्म में ऑफस्प्रिंग भी बोल देते हैं, प्रोजनी भी बोल देते हैं, PROGENY। तो प्रोजनी इन ऑर्गेनिज्म व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस टू प्रोड्यूस प्रोजनी इज कॉल्ड F1 जनरेशन। तो जब दो पेरेंट्स क्रॉस करते हैं यानी कि दो पेरेंट्स के जो गैमीट्स हैं उनका फ्यूज़न होता है, तो उनका फ्यूज़न होने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है उसको हम प्रोजनी बोल देते हैं। या अगर हम पेरेंटल क्रॉस करते हैं तो जो जनरेशन पैदा होती है उसको हम F1 जनरेशन बोल देते हैं। व्हेन द F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन को F1 जनरेशन बोलते हैं। When the first generation progeny cross among themselves to produce second generation, this is known as F2 generation। जब फर्स्ट जनरेशन आपस में क्रॉस करती है तो जो जनरेशन पैदा होती है उसको F2 जनरेशन बोल देते हैं। ये होता है। उसके बाद है ग्रिगोर मेंडल ने ही ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें हेरिडिटी को ऑब्जर्व करने में। तो मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक अ सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस which involved the transfer of characteristics
फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी। तो मेंडल जो है, मेंडल ही वो पहला साइंटिस्ट था जिसने सिस्टमेटिकली एक पैटर्न स्टडी करा था, और उस पैटर्न को देखकर उसने ये बताया था कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किस तरीके से कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो मेंडल ने सबसे पहले इस चीज़ को ऑब्जर्व करा था और उसी ने एक्सप्लेन करा था। मेंडल चूज पी प्लांट फॉर स्टडीइंग inheritance because pea plants had a number of clear-cut differences which were very easy to tell apart. Question: What are hybrid generation? अब ये हाइब्रिड जनरेशन क्या होती है ये सुनिए। उसने ना स्टडिंग ये जो कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं, इसको स्टडी करने के लिए उसने क्या करा था, उसने पी प्लांट्स लिए थे और पी प्लांट्स के जो गैमीट्स थे उनका फ्यूज़न करा के और फिर देखा था कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कैसी पैदा होती है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बींग्स पर तो करा नहीं जा सकता क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। भाई एक जनरेशन पैदा हुई, तो पैदा होने के बाद भाई वो जब तक वो पूरा प्यूबर्टी तक, लड़का है या लड़की है, प्यूबर्टी तक पहुंचेगा, मतलब 16, 17, 18 साल तक, तब तक देखते ही रहो भाई उसको, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ऑब्जर्व करने में पता चला साइंटिस्ट ही निपट गया कि भाई मैं F1 जनरेशन तक देखना पहुँचा था, उसके बाद F2 जनरेशन जब तक बड़ी हुई तब तक मैं पूरा हो गया था। ठीक, तो कुछ उसका तो फ़ायदा हुआ नहीं, तो इस वजह से इसको प्लांट्स पर उसने ऑब्जर्व करा। अच्छा, तो अब ये बोल रहे हैं अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स इज नोन एज अ हाइब्रिड। हाइब्रिड जनरेशन ये होती है जब ये कहा जाए अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स इज नोन एज अ हाइब्रिड। तो अगर बिल्कुल अलग अलग वेराइटीज़ के जो प्लांट्स हैं, बिल्कुल अलग अलग वेराइटीज़ के जो प्लांट्स हैं, अगर उनका फ्यूज़न करवा दिया जाए, उनके गैमीट्स का फ्यूज़न करा दिया जाए, तो बिल्कुल अलग ही तरह की कोई जो ऑफस्प्रिंग है बिल्कुल अलग ही तरीके की निकल के आती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर आलू लेने जाते हैं मार्केट में, तो आज से पहले जब आलू लेने जाया करते थे, पहले मतलब काफ़ी सालों पहले, तो 2 तरीके के आलू मिलते थे। बोलते थे कि ये तो मीठा आलू है और ये पहाड़ी आलू है, ये बोलते थे जब सब्जी लेने जाते थे। आजकल पता नहीं कितने आ गए, ये बरेली वाला आलू है, ये सूर्या आलू है, सूर्या आलू भी आता है, हाँ, एक चिप्सोना आलू आता है, एक पहाड़ी आलू आता है, और भी पता नहीं कौन कौन से। तो ये वैरायटीज़ हैं। ये वैरायटीज़ कैसी हैं कि अगर मान लीजिए एक आलू ऐसा है जो राजस्थान में पैदा होता था और एक आलू ऐसा है जो हिमाचल में पैदा होता था, तो वो जो आलू हैं उन दोनों के गैमीट्स का फ्यूज़न करवाया और नया जो पौधा पैदा हुआ उसको उन्होंने किसी तीसरे स्टेट में यानी कि यूपी में लगा दिया। ठीक है, और वहाँ पर वो आलू पैदा होना शुरू हो गया, तो वो एक नई वैरायटी हो गई। तो इसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड जनरेशन। ठीक है, हाइब्रिड जनरेशन ऐसी जनरेशन के, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 3 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कोई यूरोपियन है और वो किसी इंडियन से शादी कर ले, तो उनके जो बच्चे होंगे तो वो आधे अंग्रेज दिखाई देंगे, आधे इंडियन दिखाई देंगे, कुछ अजीब सा ही कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन देखा है, इस वजह से बता रहा हूँ। आपने ये देखा है ना, आजकल फिल्म स्टार है रणबीर कपूर है ना, रणबीर कपूर के जो फादर थे ऋषि कपूर, डेथ हो गई ऋषि कपूर, तो ये 3-4 भाई थे, ऋषि कपूर, शशि कपूर और एक और था रणधीर कपूर, जो करीना कपूर का जो फादर है। तो जो शशि कपूर है, शशि कपूर का भी एक बेटा है, कुणाल कपूर, एक बेटा है। वो कभी ज़्यादा स्क्रीन पर सामने आता नहीं है। 1-2 फिल्में आई थी उसकी, एक फिल्म आई थी विजेता, ठीक है, उसको पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसकी जो वाइफ है वो आई थिंक अमेरिकन है या ब्रिटिश है, तो वो कुछ अजीब सा ही, मतलब डरावना सा लगता है। वो उसने कलर ले लिया मदर का कलर फेयर, और जो फीचर्स हैं वो फीचर्स ले लिए फादर के, तो वो अलग सा दिखता है, कुछ अजीब दिखता है। तो हाइब्रिड जनरेशन एक एग्जांपल। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसा करा जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है ये मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, मैंगो और ऑरेंज का रिजल्ट क्या निकलता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऑरेंज, हाँ ये ठीक है, अच्छी बात है। तो ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो ये बॉटनिकल एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, ये करते रहते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चलिए जी, अब पहला देखते हैं, शुरुआत करते हैं। 2 तरीके की इनहेरिटेंस है जो हम देखेंगे। एक है मोनो हाइब्रिड में क्या है कि मोनो का मतलब होता है सिंगल, है ना,
और एक होता है डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड का मतलब होता है डबल। तो मोनो हाइब्रिड में क्या करेंगे, हम एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। तो मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, monohybrid inheritance, in monohybrid cross the inheritance of one pair of contrasting characteristics, tallness and dwarfness, of a pea plant by their first generation and second generation progeny. Monohybrid inheritance and law of segregation, monohybrid inheritance को law of segregation भी बोला जाता है। कुछ नहीं, पढ़ाई में मन तो है नहीं तुम्हारा। हाँ, कुछ नहीं कहा इसने, बिना मतलब बातों में दिमाग लगा रहता है। और रिजल्ट कब आ रहा है भाई? ये 23 को ना, 24 पता चल जाएगा। बस तो 3-4 दिन है तुम्हारे पास, सांस ले लो ढंग से, उसके बाद तो मैं याद दिला दिला कर ही बताता रहूँगा। हाँ, मैं याद दिला दिला कर परेशान करता रहूँगा तुम्हें, इतने नंबर आए थे। तो देखिएगा, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं। मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट्स विच विच गलत लिखा है, विद प्योर ब्रीड शॉर्ट पी प्लांट एंड फाउंड दैट ओनली टॉल पी प्लांट्स वर प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट जनरेशन और F1 जनरेशन, नो ड्वार्फ पी प्लांट वर ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट जनरेशन इन प्रोजेनी। ठीक है। कंक्लूजन, द फर्स्ट जनरेशन शोड द trait only one of the traits of only one of the parents plants, tallness and dwarfness did not show up in first generation। उन्होंने सिर्फ एक ही ट्रेट दिखाई, टॉलनेस वाली, और ड्वार्फनेस जो है वो फर्स्ट जनरेशन में दिखाई ही नहीं दी। तो आप ये देखिएगा, इन्होंने क्या करा, पेरेंटल क्रॉस जब होता है तो प्रोड्यूस होती है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन। तो पेरेंटल क्रॉस में क्या करा गया? हाँ, अरे वो गलत लिखा हुआ है, कंट्रास्टिंग है वो। कंट्रास्टिंग का मतलब होता है डिफरेंट। इसको कह दूंगा भाई, तू क्यों अपना नाम खराब कर रहा है। क्या है? निशांत कोचिंग सेंटर। राइटिंग अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, ड्राइंग भी अच्छी है, जो बनाया है ये भी सब ठीक कर रखा है, पर पता नहीं कहाँ ध्यान था। इसके जैसा होगा ना, राइटिंग तो इसकी भी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है इसकी, वैसे नालायक है। चलो जी, अब आगे चलते हैं जरा। पेरेंटल क्रॉस से बनता है F1 जनरेशन। तो हमने क्या करा, मेंडल ने क्या करा कि पी प्लांट लिया, पी प्लांट यानी कि मटर का पौधा, तो मेंडल ने क्या करा कि जो शुरुआत में पेरेंटल क्रॉस में जो प्लांट्स लिए, तो एक तो टॉल प्लांट ले लिया, तो वो जानबूझकर ऐसा प्लांट लिया जिसमें दोनों जो ट्रेड्स हैं वो टॉलनेस और टॉलनेस वाले ही हों, तो कैपिटल टी ले लिया। और जो दूसरा प्लांट लिया उसमें दोनों ही जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ड्वार्फनेस की यानी कि शॉर्टनेस की थी। तो उसने ये ऑब्जर्व करा
कि फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए ना, वो सारे के सारे टॉल ही प्रोड्यूस हुए। लेकिन इनका जो जीनोटाइप था वो ये देखा गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखा गया। तो ये जो है पेरेंटल क्रॉस, मतलब पेरेंटल, इसको बोलेंगे पेरेंटल जनरेशन। ये होगा पेरेंटल जनरेशन, और ये जो बना ये हो जाएगा F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें कैसे हुआ कि ये पेरेंटल क्रॉस करा गया, तो इसका ना एक मैट्रिक्स बनती है इस तरह से। ये हो गया कैपिटल टी। हाँ, अरे भाई अब छोड़ो ना उसको, क्या करें। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जो कैपिटल टी है, अब जब ये स्प्लिट होगा, ये स्प्लिट होगा तो हम ये कहेंगे कि जो जीन्स हैं, जीन्स के पेयर है ना, तो दो जीन्स हैं, ये भी कैपिटल टी और कैपिटल टी। स्मॉल टी में स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो जब कॉम्बिनेशन होगा तो ये वाला कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी से कंबाइन कर सकता है, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से कंबाइन कर सकता है। सिमिलरली ये कैपिटल टी इससे करेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी इससे करेगा। तो यानी कि 100% चांस ये है कि हमारे को जितने भी प्लांट्स मिलने वाले हैं वो सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो टॉल प्लांट्स ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जब टॉल प्लांट्स मिलेंगे तो टॉल प्लांट्स में क्या होगा, टॉल प्लांट्स का जीनोटाइप ये कैपिटल टी वाला नहीं होने वाला। ठीक है, उसका जो जीनोटाइप है वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। तो सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कहलाएगा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट्स आ गए। ठीक है, क्या है तो समझा लो इसको, दिमाग इसका खराब हो गया क्या, पता नहीं क्या है, क्यों हरकत करते रहते उल्टी सीधी। अभी पता क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे बैठा हुआ है ऐसे, क्या है ये। हाँ, भास्कर भाई चश्मा ही दे दो अपना इसको, लगा लो भाई, लगा लो, हो जाएंगी आंखें खराब। चलिए जी, तो ये हो गया। अब क्या करा गया, अब ये F1 जनरेशन पैदा हो गई। अब F1 जनरेशन पैदा हो गई तो अब क्या होगा कि हमारे सिलेबस में क्या पेरेंटल क्रॉस है, पेरेंटल जनरेशन, फिर F1 जनरेशन और फिर F2 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में से कोई से भी दो प्लांट्स उठा लिए और कोई भी दो प्लांट्स का आपस में क्रॉस करवा दिया गया। ठीक है, तो F1 क्रॉस देखिएगा, तो कोई भी दो प्लांट्स ले लिए क्योंकि सारे ही अब टॉल हैं, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, क्या 3:1? अब देखिएगा, अब क्या होगा कि पहले देख लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये हो गया F1 जनरेशन में से कोई से भी दो प्लांट्स ले लिए और उनका क्रॉस करा दिया, तो इसको मैं लिखूंगा F1 क्रॉस। F1 का अब हम क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, F1 का क्रॉस में इधर देख रहा हूँ, इधर एक मैट्रिक्स जैसे यहाँ बनाई थी ऐसे यहाँ पर बनाएंगे।
तो मतलब देखने में या सोचने में ऐसा लगता है कि अरे ये एक टॉल प्लांट था, ये एक शॉर्ट प्लांट था, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करवाया गया तो सारे टॉल प्लांट्स ही आए। अब जब टॉल प्लांट्स ही हैं सारे के सारे, तो उनमें से कोई 2 टॉल प्लांट्स ले लिए, उनका कॉम्बिनेशन करवाया जाएगा, तो फिर तो शायद और भी टॉल आने चाहिए प्लांट्स। तो ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, वो देखिएगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी, भाई इसका भी जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो दूसरा वाला है इसका भी जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, जैसे इसका जीनोटाइप कैपिटल टी था तो यहाँ लिख दिया था कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी था तो यहाँ लिख दिया स्मॉल टी, फिर स्प्लिट करके लिख दिया स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर अलग अलग पेयर बनाकर देखा। अब ऐसे यहाँ पर देखेंगे, अलग अलग कर दीजिए, ये है कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ऐसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ में कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो कैपिटल टी मिल सकता है। कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ, तो स्मॉल टी। तो आप ये देखिएगा कि इसमें क्या हुआ कि एक बिल्कुल मतलब इस जनरेशन से भी पहले की जनरेशन वाला एक जीनोटाइप बन सकता है कैपिटल टी, और एक ये वाला जीनोटाइप बन सकता है स्मॉल टी। तो आप ये देखिएगा कि कैपिटल टी, तो अगर कैपिटल टी है तो भी तो प्लांट लंबा ही दिखाई देगा। ठीक है, और दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी, और चौथा जो पॉसिबिलिटी है वो है स्मॉल टी। स्मॉल टी, तो इसमें क्या है कि जब हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो जनरेशन आई है इसको हम क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। तो यहाँ पर क्या था, फिनोटाइप क्या था, फिनोटाइप यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या था, ऑल टॉल प्लांट्स, और यहाँ पर क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशो, तो फिनोटाइपिक रेशो हम कैसे निकालेंगे, टॉल इज टू ड्वार्फ। तो टॉल कितने, 1 2 3, तो टॉल तो 3 है, और वार्फ कितने हैं, 1, 3:1 का रेशो हो गया। हाँ, ये ना डिफाइंड होते हैं, ट्रेट्स डिफाइंड होते हैं कि टॉलनेस वाला हमेशा डोमिनेंट ट्रेट होता है, और जो ड्वार्फनेस वाला है वो रिसेसिव है। ऐसा क्यों देखा, ऐसा पता कैसे चलता है कि जब भी कभी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला ट्रेट साथ में होता है ना, तो कैपिटल टी वाला अपनी अपीयरेंस दिखाता है, तो जो ट्रेट अपनी अपीयरेंस दिखा रहा है दूसरे ट्रेट के होने के बावजूद भी, वो डोमिनेंट ट्रेट कहलाता है, इसलिए उसको डोमिनेटिंग ट्रेट बोलती है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारा हो गया मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में हमने देखा कि ये जनरेशन है दादा दादी वाली जनरेशन, ठीक है, और ये जो F1 जनरेशन है ये मम्मी पापा वाली जनरेशन है। तो मम्मी पापा वाली जनरेशन में से जो है, मम्मी पापा का जब क्रॉस हुआ तो हम पैदा हो गए, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में मम्मी पापा वाला क्या था, जो जीनोटाइप था वो था कैपिटल टी स्मॉल टी। मम्मी पापा वाला तो जीनोटाइप ये था। ठीक है, तो हम अपने मम्मी पापा जैसे दिखाई दें, ऐसी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम अपने दादाजी जैसे दिखाई दें, 25% पॉसिबिलिटी ये भी है। हम अपनी दादी जैसे दिखाई दें, 25% पॉसिबिलिटी ये भी है। भाई 4 है ना, तो 4 को अगर 4 को परसेंटेज में डिवाइड करा जाए तो 25 हो गया ना, 100%। तो 50% पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि हम या तो अपनी मम्मी जैसे दिखाई देंगे या पापा जैसे दिखाई देंगे, हल्का फुल्का, है ना, जनरली कॉम्बिनेशन ही होता है। ठीक, और कुछ ऐसा भी है, 25% चांस ये है कि दादाजी पर चली जाए कैरेक्टरिस्टिक, और 25% ये है कि दादी पर चली जाए, ऐसा होता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो पेरेंट्स से ना आकर ग्रैंड पेरेंट्स से, कभी कभी तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से भी आ जाती हैं।
ऐसा होता है। तो हमने यही देखा कि एक तो पेरेंटल क्रॉस, उससे मिला F1 जनरेशन, फिर F1 क्रॉस, तो उससे मिला F2 जनरेशन। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, दे दो जरा, आगे देख लिया करो, तुम साइड में देखते रहते हो। तुम्हें क्या हो जाता है भाई बीच बीच में? पता नहीं कहाँ सोचने लगते हो, कैसा मुंह बनाकर बैठ जाते हो एकदम। नीचे रख दो। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं जरा। हाँ, कर तो रखा है क्रॉस ब्रेडिंग। अच्छा जी, तो आगे की कहानी तो देखिए सारा का सारा वही इसमें लिखा हुआ है कि मेंडल नोटेड दैट द dwarf trait of the parent pea plant which had seemingly disappeared in the first generation reappeared in the second generation, so that the character of dwarfness that not been lost, it was concealed or surpassed in the first generation. इसके नोट्स तो दूसरे लाने पड़ेंगे मेरे को। रेशियो 1:2:1 का होगा। यही है 1:2:1। नहीं, वो दादा दादी और मम्मी पापा मत करो, वो तो एक एग्जांपल दिया था। वो जो 1:2:1 है ना, ये तो फिनोटाइपिक रेशो है, वो जीनोटाइपिक रेशो है। जीनोटाइपिक रेशो ये हो जाएगा कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी। समझ गए? कैपिटल टी वाले कितने हैं इसमें? एक। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं? दो। और स्मॉल टी वाला एक। तो इसलिए कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी इनका रेशो 1:2:1 है। तो ये वाला रेशो क्या कहलाता है? जीनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइप्स यानी कि जीन्स का कॉम्बिनेशन कैसे हुआ है उनका रेशो। फिनोटाइपिक रेशो मतलब दिखाई कैसे दे रहे हैं, जो उनके अंदर के जीन्स से हमें मतलब नहीं है कि कौन से जीन्स हैं, हमें वो दिख कैसे रहे हैं, लंबे दिखाई दे रहे हैं भाई, 3 प्लांट्स लंबे हैं, तो टॉलनेस वाले कितने? 3। ड्वार्फनेस मतलब छोटेपन वाले कितने? 1। तो 3:1 ऐसा हो गया। ये तो जीनोटाइपिक है, वो फिनोटाइपिक है। फिनोटाइप का मतलब है कि कोई दिखता कैसा है, अपीयरेंस कैसी है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास single copy of factor capital T is enough to make a plant tall, but both factor is necessary to make a plant dwarf। ठीक है, ये इसने बस ये समझाने की कोशिश करी है कि जो कैपिटल टी है, अगर एक कैपिटल टी मिल जाए ना, तो एक कैपिटल टी मिल जाए और उसके साथ में चाहे कैपिटल टी मिले चाहे स्मॉल टी मिले, एक कैपिटल टी अगर मिल गया तो इतना सफिशिएंट है एक प्लांट के लंबे होने के लिए, टॉल होने के लिए। ठीक है, और शॉर्ट होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक स्मॉल टी से काम चल जाएगा, शॉर्ट होने के लिए दोनों ही स्मॉल टी चाहिए होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस की। तो डाई हाइब्रिड क्या होता है? यहाँ पर हम एक साथ, जैसे यहाँ पर हमने एक ही कैरेक्टरिस्टिक लिया, एक कैरेक्टरिस्टिक टॉलनेस वाला, हाइट वाला, तो टॉल और ड्वार्फ ये दोनों साथ साथ चलते हैं, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब अगर मान लीजिए हम कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक साथ साथ लेकर चलें तो उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक कैसी होंगी? 2 कैरेक्टरिस्टिक इसमें भी हम पी प्लांट्स को ही लेकर चलेंगे। तो पी प्लांट्स को जब लेकर चलेंगे तो हम लेकर चलेंगे राउंडनेस और येलोनेस। मतलब एक तो उसकी शेप, पी प्लांट की शेप को हम ये बोलेंगे कि या तो वो राउंड होगा, मतलब बिल्कुल गोल होगा, और या फिर वो सिकुड़ा हुआ होगा यानी कि रिंकल्ड होगा।
तो राउंडनेस वाला जो ट्रेट है उसको बोला जाता है डोमिनेंट, है ना, और रिंकल्ड यानी कि सिकड़ा हुआ जो ट्रेट है उसको बोला जाता है रिसेसिव। ये हो गया, तो ये तो शेप का हो गया। एक होता है उनके कलर का, तो अगर वो जो उनके पी के जो कलर है वो कलर उनका अगर येलो है तो हम ये बोलेंगे कि येलो तो डोमिनेंट कलर है ना, और अगर ग्रीन है तो वो रिसेसिव कलर है। तो येलो जो है, जो डोमिनेटिंग वाला है, उसको बोला जाएगा कैपिटल वाई, और जो ग्रीन होगा रिसेसिव उसको बोला जाएगा स्मॉल वाई। तो देखिएगा, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस इन्वॉल्व द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ contrasting characteristic at the same time. The two pair of characteristics chosen by Mendel were round yellow seeds and wrinkled green seeds. Round और yellow ये तो dominating हो गए, या फिर wrinkled और green ये recessive हो गए, ठीक है। Mendel observed that only round yellow seeds were produced in the F1 generation. It means round shape and yellow color of seed, yellow color of the seed were the dominating traits over the wrinkled shape and green color of the seed. When F1 generation pea plants having round yellow seeds crossed by self-pollination, then 4 type of seed with different combination was obtained in F2 generation. There were round, green and wrinkled seeds. ठीक है, इसका भी ना ये पूरा पैटर्न बनाकर ही समझ में आएगा। तो जो डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, इसमें पी के सीड्स लिए, तो जो करेक्टरिस्टिक्स ली वो ली शेप और कलर। राउंड या फिर रिंकल्ड, जो राउंड है उस वाले ट्रेट को बोल दिया कैपिटल आर, और जो रिंकल्ड है उसको बोल दिया स्मॉल आर। जो कलर है वो येलो और ग्रीन, तो येलो वाले को बोल दिया कैपिटल वाई और ग्रीन वाले को बोल दिया स्मॉल वाई, ठीक है। इनको साथ साथ लेकर चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, आज रहने दीजिए, ठीक है ना। बड़ा चार्ट बनेगा तो हो नहीं पाएगा अभी। बता दो, अगर मैथ्स कराना हो मैथ्स करा दूंगी। कल फ्राइडे है ना, कल फ्राइडे मैथ्स कर लेते हैं, वापस उसी पैटर्न पर आ जाते हैं। एग्ज़ाम लगभग सभी के हो गए होंगे, नहीं? कब तक है, ख़त्म कब है? 24 को ख़त्म हो रहे हैं। मैथ्स और साइंस दोनों हो गए, मैथ्स बच रहे हैं 24 को है, तो ठीक है कल मैथ्स ही कर लेते हैं, ठीक है। डाउट्स वगैरह हो तो ले आना, ठीक है भाई। तुम्हारे तो हो गए, भाई तुम सुधर जाओ, हंसी मजाक ठीक लगती है, क्लास के दौरान मत किया करो ना भाई। C2 एक्चुअली OH आता है लास्ट।